जी दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल इम्तिहानबाज। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4। अच्छा, ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे हमने कल चैप्टर 3 किया था एनसीईआरटी का क्लास 6 का। तो उसमें हमने पढ़ा था आरंभिक नगर, और उसमें हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था। तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में पूछे गए, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए, जो कि डायरेक्ट ना एनसीईआरटी से पूछे गए। देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। देखिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। और ये इसका रीजनिंग है। वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। देखिए, दोनों ही बातें सही है ना। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, अब कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। और वे खुदाई के दौरान ही प्रकट हुए थे, ये बात भी है ना। ये बिल्कुल डायरेक्ट आया है क्वेश्चन। भी देखिए, आया था कब ये? यूपी पीसीएस में, प्री के सब उसमें एग्जाम में 2009 में आया था। ठीक है, बिल्कुल देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से उठाया हुआ है ये। और देखिए, दूसरा सवाल है ये आपका। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? है ना, शैलकृत कहाँ का मिले हैं? ये धोलावीरा से मिला। जो शैलकृत स्थापत्य थे, कहाँ से मिले थे? ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल हूबहू स्टेटमेंट एनसीईआरटी से लिया हुआ है, यूपी पीएस प्री प्री 2006 का, है ना। इसी तरह देखिए, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? देखिए, उसमें बताया था ना धोलावीरा कहाँ स्थित था, मैप में भी दिखाया था, गुजरात में है ना। ये पूरा, अब देखिए, ये एक और सवाल है। ये देखिए, ये जो गुजरात वाला था, ये कहाँ पर है? ये है आपका, देखिए ये आपका आ गया। देखिए, ये है यूपी पीसीएस मेंस 2010 में आया था। ये देखिए, मेंस 2010 में। और देखिए, ये कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? देखिए, ये भी जिक्र था ना, तो कौन सा था? धोलावीरा। देखिए, धोलावीरा का बार देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया। देखिए, ये किसमें आया? यूपी आरओ एआरओ मेंस में पूछा गया था 2013 में। और देखिए, निम्नलिखित में कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए, 3 नगरों में कौन था? धोलावीरा बटा हुआ था, है ना। और एक ऐसा भी नगर था जो कि किसी भी उसमें बटा हुआ नहीं था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार सर्च करके। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय, ठीक है, उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया जाता था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था। देखिए, जल संबंध के लिए ना, जल प्रबंधन प्रणाली का कहीं भी जिक्र आता है तो देखिए, धोलावीरा ही एकमात्र ही था। और देखिए, ये पूछा गया था आपका आईएएस प्री 2021 में, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा एनसीईआरटी पढ़ना। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खास करके आपका हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से और ज्योग्राफी, 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं बिल्कुल, इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 6th क्लास है, 7th क्लास है, 8th क्लास है, कोई भी क्लास है, डायरेक्ट यूपीएससी स्टेट विशेष पूछता है क्वेश्चन। चलिए, अभी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो है, क्या बताती हैं हमें कब्रें और किताबें। चैप्टर 4 है, ठीक है। क्या बताती हैं हमें कब्रें और किताबें? देखिए, जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने? महापाषाण काल, हमने पढ़ा था पाषाण काल के बारे में पढ़ा था ना, प्राचीन काल के बारे में। अब उसके बाद जो सेकंड चैप्टर था वो हमारा था आखिर तक, खाद्य संग्राहक से लेके भोजन उत्पादन तक, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा चैप्टर था वो आरंभिक नगर, तो उसके इर्द गिर्द था। अब ये जो हमारा चैप्टर होने वाला है, ये रहेगा कब्रें और किताबों के इर्द गिर्द हमारा ये चैप्टर घूमेगा। और ये भी हम एक स्टोरी के माध्यम से शुरू करेंगे, पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा ना, मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था, और वहां किताबों से भरे कई रैक थे ना, जिसमें किताबें रखी जाती। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा,
उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है? मेरी सोचने लगी वेद क्या है, चलो पता लगाता हूं। ना मेरी सोचने लगी वेदों के बारे में। चलो शुरू करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चार वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये हो गया आपका ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है जिन्हें सूक्त कहा जाता है। प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया, है ना। प्रार्थना को सूक्त कहा जाता है, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की श्रुति में रचे गए हैं। एक वर्ड आया है श्रुति, इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको एक बार लिख के भी बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए, श्रुति का मतलब होता है प्रशंसा ना। देखिए, इसका मतलब होता है प्रशंसा ना। श्रुति का मतलब होता है प्रशंसा या गुणगान। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ये विभिन्न देवी देवताओं की श्रुति में रचे गए, यानी कि जो देवी देवता होते हैं उनकी प्रशंसा में लिखे गए हैं ना। इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से देवता महत्वपूर्ण है? अग्नि, इंद्र और सोम, है ना। अग्नि किसके देवता है? अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसे भी देवता माना गया है, जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। पेय मतलब क्या होता है? पेय का मतलब होता है जो पिए जाने वाला पदार्थ होता है ना। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की है? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ का कंठस्थ करवाते थे। देखिए एक वर्ड आ गया ना, सस्वर पाठ का कंठस्थ करवाना, है ना। तो सस्वर का मतलब होता है ऊंची आवाज में अच्छी तरीके से याद रखने वाला ना। देखिए, इसमें जो सस्वर का मतलब होता है वो होता है, ये हो गया, राइटिंग थोड़ी सी मेरी बेकार है। सस्वर का मतलब होता है ऊंची आवाज, है ना। ऊंची आवाज में, हाँ। सस्वर का मतलब हो गया ऊंची आवाज में। और कंठस्थ का मतलब होता है पढ़कर अच्छी तरह से याद रखने का ना। इसका मतलब होता है पढ़कर, ये आप नोट कर लीजिएगा, पढ़कर अच्छी तरह याद रखना। ठीक है, चलिए। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ का कंठस्थ करवाते थे, यानी कि ऊंची आवाज में पढ़वाकर अच्छी तरह याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता मतलब रचने वाले, सीखते और सिखाने वाले पुरुष थे। ठीक है, जो अधिकांश है वो पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, यानी कि महिला पुरुष दोनों ने ही इनकी रचना की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो, ये भाषा उससे थोड़ी सी अलग है, यानी कि जो हम स्कूल में जो पढ़ते थे उससे ये वाली जो संस्कृत है वो अलग है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक वर्ड आया है प्राक। प्राक का मतलब क्या होता है? देखिए ये प्राक है, इसका मतलब होता है पूर्व। पूर्व या पहले। ठीक है, यानी भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति। तो यानी पहले जो
पूर्व में जो भाषा थी वो पहले जो भाषा संस्कृति वो, या फिर वैदिक संस्कृति है ना, जो वेद से पहले की थी, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। संस्कृत और अन्य भाषा है ना, संस्कृत और अन्य भाषा। संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषा, संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, हिंदी, गुजराती, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं हैं, जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी प्रकार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे हैं। देखिए, ये एक भाषा परिवार के क्यों है, उदाहरण के लिए देखिए, मात्र संस्कृत में बोलते हैं, ठीक है। अब इसी को हिंदी बोलते हैं माँ और अंग्रेजी बोलते हैं मदर। देखिए, आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती है, यानी कि एक ही भाषा परिवार से संबंधित है ये। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है, ये द्रविड़ भाषा से संबंधित है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है, यानी कि जो मध्य भारत में है और जो झारखंड में है, ये किससे रिलेटेड है, ये ऑस्ट्रो यानी कि ऑस्ट्रेलिया, एशियाटिक यानी कि एशिया परिवार से जुड़ी हुई है। ठीक है, देखिए ये ऊपर का पैरा ही नीचे कनेक्ट हो रहा है। जब हम किताबों को पढ़ते हैं जब हम किताबों को पढ़ते हैं, वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, देख रहे हैं, एक बार ऋग्वेद का क्या है, उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता, ना कि पढ़ा जाता था। ये बता रहे हैं कि जो हम जिन किताबों को पढ़ते हैं तो वो लिखी गई है या छपी गई है ना। लेकिन ऋग्वेद को क्या होता है, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, यानी कि उच्चारण का मतलब क्या होता है, सही तरह से जो बोला जाता है, सही ढंग से बोला, है ना, उच्चारण किया जाता था। और श्रवण मतलब सुनना, है ना, जो ध्यान लगा के सुनते उसको श्रवण कहते हैं ना। उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। जो ऋग्वेद था उसको या तो सही तरह से बोला जाता था या फिर उसको सुना जाता था, है ना। पढ़ा जाता नहीं था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, यानी कि जब इसकी रचना हुई उसके कई सदियों बाद उसको लिखा गया है। और उसके बाद छापने का जो काम था वो कब शुरू हुआ, जब छपाई का आविष्कार हुआ, यानी कि लगभग 200 साल पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। यानी कि जो इतिहासकार है वो पुरातत्व जो हमारे पुरातत्वविद थे उनकी तरह अतीत के बारे में जानकारी तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो पुरातत्वविद थे वो केवल भौतिक अवशेषों का उपयोग करते थे, लेकिन जो इतिहासकार है वो भौतिक के साथ साथ लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवी के रूप में पूजित दो नदियां, है ना, यानी कि ऋग्वेद में जो कुछ सूक्तों का जो वार्तालाप है उसमें विश्वामित्र नामक एक ऋषि है और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां हैं। कौन कौन सी है, वो सतलज और व्यास है ना। व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है ना, यानी कि एक वार्तालाप चल रहा है जिसके अंदर एक विश्वामित्र नामक एक ऋषि है और दो नदियां हैं जिनको देवियों के रूप में पूजा जाता है, वो है व्यास और सतलुज। उनके बीच की जो वार्तालाप है उसी के बारे में दे रखा है। ठीक है, चलिए देखिए वो आर्टिकल आ गया।
देखिए आपस में बात कर रहे हैं, देखिए विश्वामित्र बोलते हैं, विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटते हुए दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। अब देखिए नदियां क्या बोल रही हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदिया, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना में घोड़ों और गायों इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। देखिए अब एक वर्ड आपने देखा, घोड़ों का जिक्र आ चुका है और ऋग्वेद की हम बात करके आए, यानी कि अब हम वैदिक काल में पहुंच चुके हैं। ठीक है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। क्या देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना एनसीईआरटी, तो इसमें क्या है कि अब इसको हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। और ये जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, ये किसने बनाई थी? ये अंग्रेजों ने बनाई थी ना। और इसको हमें इतना ही बनाया गया था कि ताकि हम इसको पढ़ के पास हो सके, है ना, इसको अच्छे से समझ ना सके। लेकिन जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो हमें टॉपिक वाइज जाना होता है ना। तो वो खैर जब हम इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, जब आप स्टेटिक्स बुक पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, तब आप उसको अच्छे से करेंगे। अगर आपने इसको एनसीईआरटी को अच्छे से आपने इसको कनेक्ट कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, तो वो आपको मतलब बहुत ही ना एकदम अच्छे से आसानी से समझ में आने लग जाएगा, है ना। चलिए, क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिए थे ना, तब मैंने भी सबसे पहले एनसीईआरटी को ही समझा था। उसके बाद जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी बहुत आसानी हुई थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारा हो या जहां पर जो जैसी हल जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। ठीक है, कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अब देखिए जाते हैं, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं है, यानी कि अभी जब वो शहरी सभ्यता थी हमारी, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, अब उसका पतन हो चुका है और वापस से हम ग्रामीण चरण में जा चुके हैं। यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, और जब ग्रामीण सभ्यता होगी तो स्थायी सेना नहीं होगी, क्योंकि इतना अधिशेष उत्पादन हो ही नहीं रहा। तो स्थायी सेना नहीं रख सकते, उनके लिए खर्चा होता है, उसके लिए ना एक राजतंत्र चाहिए, खर्चा होता है और उसमें लोग लगते हैं, है ना, कुछ काफी सारी चीजें चाहिए होती हैं। एक नियोजित शहरों की स्थापना चाहिए होती है उसके लिए। तो इसलिए भी हम एक ग्रामीण सभ्यता में है। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, यानी कि सभा उस टाइम पे थी, सभाओं का जिक्र हो रहा है ना। और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे, यानी कि युद्ध हो रहे हैं, वहां ये लोगों को वहां ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। देख रहे हैं,
राजा कौन होता था? जो बहादुर होगा और कुशल भी होगा, है ना? तो ये अब आ गया बात लोगों को विशेषता, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। यानी काम के आधार पर दो वर्गों का वर्गीकरण किया गया है। और किसमें? ऋग्वेद के अंदर, हाँ? पुरोहित। देखिए, एक तो वर्ग है पुरोहित वर्ग, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, यानी कि पुरोहितों को ही ब्राह्मण कहा जाता था। और तरह तरह के वो क्या करते थे? वो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा, यानी कि जो ऋग्वेद में जिक्र आया दो वर्गों का, वो है एक तो पुरोहित वर्ग हो गया, और दूसरा कौन है? राजा। पुरोहितों को ही ब्राह्मण कहा जा रहा है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे, यानी कि ये राजा तो थोड़ा अलग है। कौन है ये राजा? कि ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, जैसे कि बाद के काल में आप देखोगे, ना इनके पास सेना थी, ना ही कर वसूलते थे, है ना? ना तो इनके पास राजधानियां है, ना महल है, ना सेना है, ना ये नियमित कर वसूल रहे हैं। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप में शासक नहीं बन जाता था, यानी कि वंशानुगत भी राजतंत्र नहीं है ना? वंशानुगत व्यवस्था नहीं है। ठीक है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। देखिए, जनता के लिए क्या शब्द और समुदाय के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल हो रहा है? एक था जन, है ना? देखिए, जन का जिक्र आ रहा है, जन का इसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। बिल्कुल होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द, विषय जिससे वैश्य शब्द निकला है ना? विश्व से वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5वें साल से पढ़ोगे। यानी कि जनता और समुदाय के लिए दो शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो जनता के लिए हो रहा है जन का शब्द प्रयोग हो रहा है, और समुदाय के लिए विश का प्रयोग हो रहा है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश, या जैसे कई लोग मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, यानी कि जिन्होंने इनकी प्रार्थनाओं की जो रचना की थी वो उनको अपने आप को क्या आर्य कहते थे, ये देखिए, आर्य कह रहे हैं बस। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, हाँ? जिन्होंने इन प्रार्थनाओं की रचना की वो आर्य थे, और अपने विरोधियों को वो दास या दस्यु थे कहते थे। दस्यु कौन थे? दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, यानी कि आर्य यज्ञ करते थे और दस्यु यज्ञ नहीं करते थे, और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया, है ना? बाद के समय में दास जो था वो स्त्री के लिए यूज हुआ, और अब उसके बाद में इसका मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे। देखिए, दास में दोनों हो गए, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। इनको बंदी बनाया जाता था, उनको ही दास कहते थे। और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वे सब करना पड़ता था, यानी कि जो दास थे वो अपने मालिक की जायदाद माने जाते थे, और जो भी मालिक उनको बोलते थे वो उनको करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही है, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। वहां क्या हो रहा था? ये, यानी कि उपमहाद्वीप की जो उत्तर पश्चिम वाला जो इलाका है, जो ये हमारा भारत है, ये रफली मैं बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये तो आज का भारत हो गया। ये हमारा जो उत्तर पश्चिम वाला जो रीजन है, जब यहाँ पर ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो बाकी के इलाके में क्या चल रहा था, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, खामोश प्रहरी,
कहानी महापाषाण की। महापाषाण देखिए, महापाषाण ये शब्द है महापाषाण। इसका मतलब क्या, देखिए महा मतलब बड़ा, और पाषाण का मतलब पहले भी मैंने पढ़ा था चैप्टर 1 में। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर। ये शिलाखंड महापाषाण, देखिए महा मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। कहाँ थे? ये जो जहां दफन करते थे लोगों को, उसके ऊपर लगाए जाते थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा जो थी लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। देखिए ये जो भाषा कहाँ तक प्रचलित है, देखिए अब मैप से माध्यम से समझते हैं। देखिए ये हमारा हो गया, मान लो ये भारत हमारा हो गया, ठीक है, ये रफली समझ लेते हैं। देखिए ये देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा दक्कन का रीजन हो गया, ठीक है, दक्कन का क्षेत्र हो गया, दक्षिण भारत, ठीक है, ये दक्षिण भारत हो गया हमारा। और हमारा ये उत्तर पूर्व है ना, ये देखिए उत्तर पूर्वी भारत हो गया। और ये ऊपर कश्मीर वाले का, देखिए यहाँ पर हमारा जो है इनका ये जो प्रथा थी महापाषाण वाली, ये यहाँ प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरस्थल मानचित्र दो में दिखाए गए हैं। देखिए जब चैप्टर 1 आप खोलेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे, ठीक है, महापाषाण पुरस्थल दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, यानी कि जो महापाषाण थे जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह मिल रहे हैं। ठीक है, अपनी बुक आप देखिए, अपनी बुक खोलिए आप अपना, अगर आपके पास बुक है ना, बुक में चैप्टर 1 निकालिए, और चैप्टर 1 में देखिए, एक मिनट, ये बता रहा है कहाँ, मानचित्र 2 है ना, तो ये मानचित्र 1 हो गया आपका। ये आप निकालिए चैप्टर 2 ना, चैप्टर 2 निकाल लीजिए आप। और चैप्टर 2 में ये आरंभिक मानव की खोज जो चैप्टर है, अगर 2 है या 3 है, ये निकाल लीजिए। अब इसके अंदर आप देखेंगे, अब देखिए इसमें ना आप नीचे की तरफ जो मानचित्र 2 है, पेज नंबर 14 पर देखेंगे, तो इसमें ये दिखा रखा है, इसमें महापाषाण कालीन प्रस्थल है ना, जो ग्रीन में दिखा रखा है, देखिए ग्रीन में दिखा रखा होगा। हाँ ग्रीन से देखिए, जब आप देखेंगे तो नीचे साउथ में जाएंगे, सबसे नीचे देखेंगे आदि आदि चंद आदि चंदलूर है ना, फिर उसके ऊपर आप आएंगे तो ब्रह्मगिरी दिखेगा आपको, ठीक है। देखिए एक बार अपने इसमें, हाँ देखिए दो आपको चैप्टर दिखा रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कई बार पुरातात्विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है कि जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो ये कब्रों के नीचे को, जो कब्रों के जो नीचे दफनाने की जो प्रथा है, देखिए कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार और पत्थर मिलता है, कई बार अकेला खड़ा पत्थर मिलता है। ये एकमात्र जो प्रमाण है वो क्या है, जमीन के नीचे, देखिए ये एकमात्र प्रमाण है, जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं वो? गोलाकार पत्थर, और ये अकेला खड़ा हुआ पत्थर जो है ना। चलिए इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानते मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। देखिए तो मृतकों को जो दफनाया जा रहा है वो किसी खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जा रहा है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन की ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है ना। ये काले लाल मिट्टी के बर्तन ये आपको अधिक वैदिक काल में देखने को मिल रहे हैं। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी। देखिए अब आपको क्या क्या जिक्र मिला है इस वाले चैप्टर में। सबसे पहले घोड़ा, और देखिए लोहे का प्रयोग स्टार्ट हो रहा है ना।
लोगों को सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। देखो, लोगों की जो सामाजिक असमानताएं थी, जो उनमें बीच में जो एक डिफरेंसेस था, इसके बारे में पता करना है। कैसे पता करेंगे? पुरातात्विद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। यानी कि जो भी कंकाल के साथ चीजें मिली हैं, पुरातात्विदों को यह मानना है, अंदाजा है कि वो चीजें जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनकी होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13, ब्रह्मगिरी को खोजो। देखिए, ब्रह्मगिरी कहाँ मिलेगी आपको? मैंने भी बताया, ब्रह्मगिरी मिलेगी आपको सबसे नीचे दक्षिण में मिलेगी। ठीक है। यहाँ एक व्यक्ति को कब्र में, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कहाँ मिले? ब्रह्मगिरी। देखिए, नोट करिए बात। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 23 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, और कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। यानी कि ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति है एक व्यक्ति ए है जिसके कब्र के पास 33 सोने के मनके और शंख मिलते हैं। दूसरे व्यक्ति के पास कब्र के अंदर मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं ना। तो ये सामाजिक स्थिति से पता चल रहा है कि जो 23 सोने के मिले, हो सकता है अमीर हुआ हो सकता है ये सरदार हो, है ना। और जो दूसरा व्यक्ति हो सकता है सामान्य हो, या फिर अनुयायी हो, गरीब हो। तो इससे ये पता चलता है ना। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थरों या चट्टानों चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। यानी कि जैसे किसी एक व्यक्ति का ए व्यक्ति मर जाता है ना, तो वो इस तरह से पत्थर को लगाए जाते थे, ताकि जब दूसरा कोई व्यक्ति मरता था, उस पत्थर को उठा के और उसको दफना दिया जाता था, एक पहचान के तौर पर। और ये सब सबूत कहाँ मिले हैं? ये महापाषाण काल में मिले हैं ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इनाम गांव में एक विशेष व्यक्ति की कब्र। क्योंकि जो इनाम गांव वाला ना, ये देखिए, ये इनाम गांव है। ये इनाम गांव का जिक्र आपको ना 2024 यूपीएससी प्री में पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और मैच करने के लिए दे दिया था कि इनाम गांव, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, और फिर ताम्रपाषाण काल ना। तो तीनों को मैच करना था, और बिल्कुल एकदम सही था ये। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13, इनाम गांव को खोजो। देखिए, मानचित्र 2 वापस से देख लीजिए, खोलिए, पेज नंबर 13 निकाल लीजिए। हाँ? किसी में 13 होगा, किसी में 14 होगा, निकाल लीजिए। देखिए, इसमें इनाम गांव दे रखा है, इनाम मुंबई के पास दे रखा है, इनाम गांव। है ना। ये देखिए, ये जो है ना, ये यहाँ पर दे रखा होगा ना, इनाम गांव। ये भीमा की सहायक नदी गौड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 27 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। ठीक है। वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, और उनका सिर उत्तर की ओर क्यों होता था? देखिए, देखिए, सिर उत्तर की ओर होता, देखिए। तो आज भी हम देखते हैं, जब भी अंतिम संस्कार वगैरह होता है, तो जो सिर है वो उत्तर दिशा में रहता है। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान में के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन से? क्या पता चलता है?
छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता है ना? सही बात है। भाई अगर बच्चे और बड़े में हम देखते हैं तो पता चल जाता है आसानी से कि ये बच्चे का कंकाल है या फिर ये बड़े का कंकाल है, लेकिन अगर वही बात अगर एक लड़का एक लड़की की बात करें तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है पहचानना। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल पुरुष का था या स्त्री का था? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इनका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कई बात है भाई, अगर आप आभूषणों के हिसाब से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि कंकाल महिला का है, और लेकिन हो सकता है कि पुरुष ने भी पहना हो, तो कैसे आप पता लगाएंगे? इसमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है उसकी हथ उसकी एक हम्म सही। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हत स्त्रियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका जो कटी प्रदेश या कूल्हा प्रदेश से ज्यादा बड़ा होता है ना? तो एक बार ये पढ़ लीजिएगा। जो कंकाल को पहचानने का एक तरीका ये हो सकता है कि जो महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती हैं तो उनका जो कटी प्रदेश या कूल्हा है, जो उनका पेल्विक वाला पार्ट है, पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो उनका जो पेल्विक वाला जो पार्ट है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो एक ये आइडिया लग सकता है कंकाल को पहचानने के लिए। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है, और ये भी जो समझ है वो जो आजकल के जो अध्ययन किए जा रहे हैं, जो रिसर्च किया जा रहा है, उसके आधार पर ये बताया जा सकता है ना? आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वेद हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता की किताब लिखी थी ना? एक चरक नाम के एक वेद हैं और उन्होंने चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र पर क्या लिखी थी? चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी। चरक संहिता किसने लिखी है? चरक वेद ने है। वह कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, नहीं, हथिस्त्रियां होती हैं। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। कि लगभग आज से 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। चरक साहब कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 307 हड्डियां होती हैं। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई गई होगी, क्योंकि आज की जो विज्ञान बोलती है वो बताती है कि इंसान के शरीर में 206 हड्डियां हैं। हो सकता है उन्होंने दांतों को भी इसमें काउंट कर लिया हो। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातात्विदों को गेहूं, जो चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान भी काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, ये मृग, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती हैं।
चलिए यहाँ पर हमारा चैप्टर भी से समाप्त होगा। चलिए आज हमारा ये चैप्टर जो चैप्टर 4 था हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपके डाउट्स हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको शॉर्ट नोट चाहिए, चाहे वो हिंदी में है या इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए, आपके लिए ये वीडियो रिलेवेंट है। तो आप अगर आपको अगर इसके लिए शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो फेसबुक पर और जो इंस्टा पे जो पेज है वो भी आप इसको यूट्यूब पे इस पर लिंक है, आप जाकर इसको फॉलो कर लीजिएगा। और ऐसे आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी। और एग्जाम से रिलेटेड जितना भी आ, रहेगा ना, एनसीईआरटी का जो भी रोल रहेगा वो आपको अच्छे से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और जब ये किताब पूरी, जब ये पूरे 11 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद एक हम क्लास लेंगे जिसमें हम जितने भी अभी तक अब तक इस प्राचीन काल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी मैं लेके आऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए शब बखैर, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।